चलेगा, मैं वही कह रहा हूँ। Hi everyone, good evening. Good evening Pratyasha. Hi Sanika. Hi Aman. Good evening everyone. I hope आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, स्ट्रक्चर्स दिए थे ड्रॉ करने के लिए, इन पे अटेम्प्ट लिया है. गुड. बोलो साहिल. सर आई हैड अ डाउट. सर हम लोग जब CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डबल बॉन्ड O आता है और शेप बनाते हैं तो क्या डबल बॉन्ड करके शेप बनाते हैं क्या उसका? मींस लीनियर शेप आएगा जब भी तो लेफ्ट एंड राइट डबल बॉन्ड लगाएंगे सिंगल बॉन्ड? हाँ नहीं, आप डबल बॉन्ड शो कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है. तो दोनों करेक्ट रहेगा ना? हाँ हाँ, मतलब आप बेसिकली उसका शेप दिखाना चाह रहे हो कि लीनियर है. ठीक है. ओके सर, और उसमें हम थैंक लोग यू सर. ACPR में डबल बॉन्ड को सुपर सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं ताकि हमारी काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सही रहे. हाँ, डेफिनेटली यस. जो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए थे यश, लाइक स्पेशली दिस वन, इनमें देयर वाज मोर देन वन सेंट्रल एटम, राइट. तो इसमें लाइक ऐसा कोई स्टैंडर्ड नेम्स नहीं है गिवन टू द compounds, like there are no standard names given to these molecules. ये ऊपर वाले जहाँ पे सिंगल सेंट्रल एटम था वहां पर हमने फिर भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड नाम देखे थे, बट यहाँ पर नहीं है. ठीक है. अच्छा, ये जो आयोनिक स्पीशीज है इनके साथ आप वर्क करना सीखें, राइट. इसमें जो चार्ज है वो आप सेंट्रल एटम पर या फिर टर्मिनल एटम पर कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो. आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला है, आपका आंसर हमेशा वही रहेगा. ठीक है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द charge is something that we put on the terminal atom and then accordingly draw a single bond, dative bond, whatever is required, and then draw the loose structures. ठीक है. तो ये वाले आई थिंक थोड़े से ट्रिकी रहे होंगे क्योंकि ये चार्ज वाले मैंने आप लोगों के साथ में कुछ खास प्रैक्टिस करे नहीं थे. हाँ, इसमें हाँ आप होल ब्रैकेट में रख के उसके ऊपर चार्ज कर सकते हो. हाँ नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का भी रहता है. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में भी मतलब देर आर टाइम्स जहाँ पर VSEPR थ्योरी काम करती है, देर आर टाइम्स जहाँ पे नहीं भी करती है. मैं एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में. ठीक है. ऑलराइट, इनमें किसी स्ट्रक्चर में आपको डाउट है, लाइक बिकॉज आई हैव सेंट द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, तो आई थिंक एक बार स्ट्रक्चर देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा. बट हाँ, अगर किसी में डाउट है तो हम लोग डिस्कस करते हैं. हाँ, जैसे कुशल पूछ रहा है HN3 के स्ट्रक्चर में, राइट. HN3 में और C2H6 में साहिल पूछ रहा है. ठीक है, राइट. तो इसमें राइट ये HN3 का स्ट्रक्चर देखो कैसा था. इसका पहले तो लो स्ट्रक्चर आपने बनाया, राइट. लो स्ट्रक्चर बनाने के बाद में वैसे तो मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर व्हाट वी हैड सीन वाज देयर वर मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल. कैनोनिकल फॉर्म्स कह रहे थे, एक्चुअल में तो हाइब्रिड एग्जिस्ट कर रहा था. तो यहाँ पर द लर्निंग वाज दैट टेक अ कैनोनिकल फॉर्म. कोई सा भी एक कैनोनिकल फॉर्म आप ले लो. अब उसमें आप नोटिस करोगे, लेट्स से ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर आपने फोकस किया,
राइट। तो यहाँ पर लोन पेयर 0 आया एंड बॉन्ड पेयर आपका 2 आया। तो इसके अराउंड स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लीनियर। ठीक है, अराउंड दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन। ठीक है, अब अगर आप इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर फोकस करोगे, लाइक इफ यू ट्राई टू आस्क एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर अराउंड दिस नाइट्रोजन, तो इसमें लोन पेयर आपका 1 आ रहा था एंड बॉन्ड पेयर 2 आ रहा था। तो इसमें व्हाट यू अंडरस्टूड इट दैट इसके अराउंड बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर रहेगा। तो अभी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द शेप, इसमें कैसा है? राइट, दिस became the shape of the molecule. Right? तो जैसे मैंने बताया, like it's a, you can say crowbar kind of structure. मतलब कोई standard name नहीं है, like whatever name you would want to put, that's okay. But this is the kind of structure that you come across. ठीक है, तो इसमें क्योंकि मल्टीपल सेंट्रल एटम्स हैं, तो आपको हर एक के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे C2H6 का था, तो C2H6 का लो स्ट्रक्चर आपने बना लिया, लाइक ये CH3 लो स्ट्रक्चर है, राइट। अभी दोनों सेंट्रल एटम है, ये दोनों कार्बन है, इनके अराउंड आप सोचोगे, राइट, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है, राइट, दोनों के अराउंड सेम ही चीज है। तो कैसा रहेगा दोनों के अराउंड ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसके अराउंड भी टेट्राहेड्रल रहेगा। एक मिनट यार, ये काफी लैग कर रहा है, लेट मी क्लोज द अदर टैब्स ओनली। गिव मी 1 moment. टेट्राहेड्रल एंड ये भी टेट्राहेड्रल। सो किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा फिर इसके अराउंड? राइट, ये एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा होगा और ये एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, एंड ये कार्बन सॉरी ये हाइड्रोजन और ये कार्बन सेम प्लेन में होगा। फिर मान लो कि ये भी सेम प्लेन में हो गया। ठीक है, एंड फिर एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ, राइट, और एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ। मतलब थोड़ा सा विजुलाइज ही करना पड़ेगा। राइट, इस तरीके से हाँ। मतलब टेट्राहेड्रल कैसे हुआ, विजुअलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द काउंटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर? अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। H2O2 में भी पहले तो लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, until and unless you draw the low structure, बात नहीं बनेगी। अब H2O2 में सेम ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर कार्बन की जगह 2 ऑक्सीजन लगा दो और 2 हाइड्रोजन की जगह लोन पेयर लगा दो, दैट्स इट, वही रहेगा H2O2 में। बोलो साहिल। बट सर H2O2 का तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना शायद? वो देखो, दैट इज, हाँ, अगर आपको वो नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वो नॉलेज ना, वो स्पेशियल अरेंजमेंट की जो नॉलेज है वो अभी आपको नहीं करा रहा हूं मैं। बेसिकली इन बॉन्ड्स के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है।
इन बॉन्ड्स के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो उसमें रोटेशन की वजह से कौन से शेप्स फीचर होंगे वो डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। और सर इसमें आपने जो C2H6 का बनाया है, इसमें 4 एटम सेम प्लेन में है ना? अभी मैंने बनाया है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैंने जैसे बताया ना कि इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। ओके सर। और सर आपने फर्स्ट एग्जांपल में उधर 4 नाइट्रोजन बनाए थे। क्या नाइट्रोजन लगेगा? ओह माय बैड, एक मिनट। ओके। एच इन, ये डबल बॉन्ड, ये, हाँ माय बैड, ठीक है। ऑलराइट, बाकी ये जो नीचे के स्ट्रक्चर्स थे, लाइक these other ones which we spoke about, ये आयनिक, सॉरी, ये आयनिक स्ट्रक्चर्स आप लोगों से हुए? नॉट आयनिक, आई शुड से लाइक चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, कटायंस और अनायंस, इनके स्ट्रक्चर्स भी आपने देखे होंगे। इतनी दिक्कत नहीं आती है वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड देम। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की काउंटिंग रहती है। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर आगे का डिस्कशन करते हैं आज का अपन। हाँ, सो वैसे तो हम लोगों ने VSEPR थ्योरी देखी है, हाउएवर ऐसा नहीं है कि VSEPR थ्योरी इज the one which is all encompassing. There are several exceptions to VSEPR theory as well, and इसमें let me pull them inside, give me a moment, मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ वरना फिर बाद में प्रिंट आउट लेने में दिक्कत आती है। Just give me a moment. Let me just put them all together inside. ठीक है। सो आगे देखना, अब हम VSEPR थ्योरी के अंदर हाँ, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डाउट्स ही देखे थे लास्ट क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उसके। अब हम आगे का देख रहे हैं। सो एज सच देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, बट यहाँ पर जस्ट सम नोटेबल एक्सेप्शंस में 2 एक्सेप्शंस मैं आप लोगों के साथ में हाईलाइट कराना चाहूंगा। एक तो रहेगा XeF6 का, ठीक है। तो XeF6 का जब आप लो स्ट्रक्चर बनाओगे एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर की काउंटिंग करोगे, राइट, तो you will find 6 bond pair and 1 lone pair, and as per VSEPR what you would have thought that the structure would be pentagonal pyramidal with the correct spelling of course. However, the actual geometry that comes out in case of XeF6 molecule is distorted octahedral, right? तो ये जो फ्लोरीन एटम्स रहते हैं ये octahedral अरेंजमेंट में रहते हैं, एंड ये जो लोन पेयर रहता है ये डायनेमिकली इस ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करता रहता है। लाइक इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज एट अ फिक्स्ड पोजीशन, बट ये डायनामिकली इधर उधर मूव करके इस ऑक्टाहेड्रल को लाइक सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल नहीं रहने देता है, इसमें डिस्टॉर्शंस प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज वन नोटेबल एक्सेप्शन, ठीक है। देन देयर आर अदर नोटेबल एक्सेप्शंस आल्सो सच एज CH3, ठीक है, CH3 रेडिकल। एंड आपको देखो ये एक्सेप्शंस प्रिडिक्ट नहीं करना है, ठीक है, याद रखना है। तो एक दो सिलेक्ट एग्जांपल्स होंगे जो आपको बताऊंगा। सो ये मिथाइल रेडिकल है, ठीक है। मिथाइल रेडिकल मतलब यहाँ पर CH3 रहता है विद एन ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि मतलब रेगुलरली नहीं मिलता है। दिस इज फाउंड ड्यूरिंग रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो ये ड्यूरिंग रिएक्शंस
when reactants go to product, तो बीच में they go through some forms which are called as intermediates. तो CH3 is one such intermediate. It is called as methyl radical. तो इसमें अगर मैं काउंटिंग करूंगा लाइक बॉन्ड पेयर की, तो 3 रहेंगे, 3 सिंगल बॉन्ड रहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन का एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा. ठीक है, इट विल बी समथिंग व्हिच विल बी एन ऑड इलेक्ट्रॉन ओनली. नाउ अब नोटिस करना, अगर मैं इस ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर की तरह भी ट्रीट करूं, ठीक है, समथिंग जैसे CF3 में रहता है, तो मुझे लाइक लोन पेयर और नीचे ऐसे 3 फ्लोरीन अरेंज होकर पिरामिडल ज्योमेट्री दिखनी चाहिए. बट इन दिस केस, इन केस ऑफ CH3, व्हाट आई फाउंड इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. राइट, एकदम ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. HC और H के बीच का एंगल 120 डिग्री मिलता है. So it is not something जहाँ पर the repulsions are being taken into account, like that how this lone pair is or odd electron is not repelling these hydrogen atoms, right? Now इसका explanation मैं आपको दूंगा, ठीक है, जब हम लोग hybridization का discuss करेंगे, तब मैं इसके बारे में आपको एक quick explanation दूंगा. बट उसके लिए पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना रहेगा क्या होता है. अभी के लिए जस्ट वांटेड यू टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वुड दिस बी नॉट एज पर VSEPR. ठीक है, जैसे यहाँ पर व्हाट यू वुड टेंड टू एक्सपेक्ट, इन फैक्ट रादर देन दिस CF, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ऐसा लाइक फ्लोरीन ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये कैसा आपको काइंड ऑफ लगेगा कि ये एक तरीके से पिरामिडल ज्योमेट्री है. ठीक है, ऐसा लगेगा CF3 के केस में, मतलब ऐसा मिलता भी है, बट हाँ ट्राइपॉड बेसिकली. ठीक है, बट इन केस ऑफ CH3 रेडिकल, ये हमें ट्राइगोनल प्लेनर मिल रहा है. ट्राइगोनल प्लेनर में लाइक कार्बन इज इन द सेम प्लेन एज द हाइड्रोजन्स, लाइक इस तरीके से एक ही प्लेन के अंदर है. एनीवेज, तो ये 2 नोटेबल एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान रखोगे. नाउ अब sometimes what happens is that VSEPR नहीं, यहाँ पे क्यूब्स का कॉर्नर नहीं होता ना. ट्राइगोनल प्लेनर में थोड़ा ना कोई क्यूब्स के कॉर्नर होते हैं. ट्राइगोनल प्लेनर तो सिंपल ज्योमेट्री होता है, एक प्लेन में होता है, 2D होता है. नो, अब यहाँ पर आप नोटिस करना, sometimes VSEPR theory is used to compare certain examples also. ठीक है, कैसे रहेंगे, मैं एक दो लाइक एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ. गिव मी अ मोमेंट, थोड़ी सी जगह बनाते हैं. Let me take 1 or 2 examples on that line. Compare angle between, ठीक है, this is something which you would be able to conveniently come up to an answer using VSEPR theory only. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के सामने भेजे थे ये. सो NO2 प्लस NO2 एंड NO2 माइनस, राइट. इसमें जो टर्मिनल एटम, सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम के बीच में एंगल रहेगा, राइट, इसको हम लोग नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं. ठीक है, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो आप लोगों को पता ही है, एंड इसका हमने पढ़ा भी था दैट दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज.
right? And NO2 minus is called as nitrite ion, right? इनका एक attempt लो Lewis structure का, and based on that attempt of Lewis structure come up with the shape and then take an attempt at commenting on the angle. फिर हम डिस्कस करते हैं. हाँ, ये जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या आयंस मैंने आपको दिए हैं, उसमें आपको चार्ज सेंट्रल एटम पे मानना है तो आप सेंट्रल एटम पे भी मान सकते हो, टर्मिनल एटम पे मानना है तो टर्मिनल एटम पे भी मान सकते हो. आई डोंट माइंड. हाँ, क्या आंसर आ रहा है अमन? हाँ, राइट हर्ष, करेक्ट. राइट, जैसे ये, हाँ, ये NO2 प्लस का करेक्ट कह रहा होता है. सो NO2 प्लस का अगर आपको बनाना है तो यू कुड हैव टेकन एनी ऑफ द पॉसिबल केसेस. आपको पॉजिटिव चार्ज N पे मानना है तो चलेगा, ठीक है. नाइट्रोजन के कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक चला गया, कितने बचे? 4. 4 में से 2 एक ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड कर जाएंगे और 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड कर जाएंगे, ठीक है. और इफ यू वुड हैव वांटेड टू ड्रॉ कि नहीं मुझे तो O पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये वाले ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड हो गया, फिर इसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड और एक डेटिव बॉन्ड बना दो, ताकि इसका भी ऑक्टेट हो जाए. नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो हो ही गया था, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो जाए, ठीक है. दोनों में ही लाइक ऑन द सेंट्रल एटम देयर विल बी नो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल बी 2, ठीक है. एक्चुअली डबल बॉन्ड है तो उनको सुपर सिंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं एज पर VSEPR. तो यहाँ पर व्हाट आई विल गेट इज अ लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है. दिस इज व्हाट आई विल गेट एज अ लीनियर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर जो ये एंगल रहेगा वो मेरा 180 डिग्री का रहेगा, ठीक है. ट्रिपल बॉन्ड मत बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे तो फिर नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा. समझ में आया पृथ्वीराज? ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे यहाँ पर तो फिर नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा. फर्स्ट वाले में लोन पेयर नहीं है ना सुमित, देखो ना कहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है आपको नाइट्रोजन के ऊपर? देयर इज नो लोन पेयर, ठीक है. ऑलराइट, देन NO2 के बारे में आप लोगों को पता है. NO2 का स्ट्रक्चर कैसा रहता था? NO2 वाज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, dative bond, double bond oxygen, and there will be one odd electron, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पर ये NO2 का स्ट्रक्चर रहता था. एंड NO2 माइनस के केस में यहाँ पर ये O माइनस है तो इसके साथ में सिंगल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पर देयर विल बी अ प्रॉपर लोन पेयर, राइट. तो ये दोनों लाइक V शेप ज्योमेट्री रहेंगी, राइट. बट इफ आई आस्क यू टू कमेंट ऑन द एंगल्स, ठीक है, इफ आई आस्क यू टू कमेंट ऑन द बॉन्ड एंगल्स, इसको मैं अगर अल्फा और इसको अगर मैं बीटा बोलूंगा, राइट, तो which will face more repulsions, like which will be shrinking more, odd electron वाला कि lone pair वाला, right, lone pair वाला will be shrinking more. तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा that this angle will be lesser
like you can say repulsions due to lone pair are more than due to odd electron. तो अब आपको डेटा याद नहीं रखना है, मैं जस्ट आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये 135 डिग्री के अराउंड मिलता है और ये 115 डिग्री के अराउंड मिलता है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर डेटा, आई एम जस्ट गिविंग इट एज FYI, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बॉन्ड एंगल्स प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ VSEPR इज एक्सप्लेनिंग सम सच सिनेरियोस, ठीक है। चलो इसी की लर्निंग को अब एक और एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। कंपेयर बॉन्ड एंगल बिटवीन, ठीक है, लेट मी टेक ClO2 plus ClO2 minus and ClO2, मतलब ठीक है, इसको बीच में रख देते हैं, ClO2 and ClO2 minus। All right, so हाँ, देखो ना, आप काउंटिंग करो ना, कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर आ रहा है तरुण, तभी तो आपको पता पड़ेगा। इसको आई थिंक क्लोराइल आयन बोलते हैं, like this is I think called as क्लोराइल, बट ठीक है, ये नाम वगैरह नहीं याद रखना है आपको इतना, मैं जस्ट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, बट डोंट नीड टू गेट इनटू दैट। हाँ, दिस विल बी अगेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये भी मैंने आपको बोला था कि ऑड इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना। तीन एग्जांपल कराए थे मैंने आपको, NO, NO2 और ये ClO2। राइट, तो इसमें भी कैसा रहेगा, हाँ राइट तरुण, नहीं हर्ष इस बार आपका गड़बड़ है, हाँ राइट ऋग्वेद, करेक्ट। हाँ, इसमें ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है क्लोरीन, तो मैं डबल बॉन्ड बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, अब अगर मैंने इस पे प्लस चार्ज बनाया तो 7 में से कितने बचे? 6 बचे। 6 में से 2 इस ऑक्सीजन के साथ में, 2 इस ऑक्सीजन के साथ में, और तब भी एक लोन पेयर तो बचेगा, राइट? तो ये मेरा ज्योमेट्री आ रहा है। ठीक है, ClO2 में नोटिस करो, ClO2 में कैसा है? सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पर एक लोन पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ना? यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, एंड इन दिस केस यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड O माइनस के साथ में सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड एंगल था, लाइक इफ यू विल call this bond angle alpha, if you will call this bond angle beta, if you will call this bond angle gamma, तो कौन सबसे ज्यादा श्रिंकिंग फेस कर रहा होगा? यहाँ पे 2 लोन पेयर इसको श्रिंक कर रहे हैं तो ये सबसे छोटा रहेगा। यहाँ पे एक लोन पेयर, एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसको श्रिंक कर रहे हैं तो थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगा, बट यहाँ पर सिर्फ एक लोन पेयर है तो इससे कम रहेगा, राइट? तो यहाँ पर you can understand how the explanation of bond angle is also coming from repulsions and this theory of repulsions. ठीक है, ऑल राइट, चलो हम लोगों ने अब इनफ VSEPR के एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट theory which is called as valence bond theory, VBT. Now this is something जहां पर हम लोग अब ऑर्बिटल्स का पर्सपेक्टिव लेंगे। ठीक है, we are going to understand bond formation, covalent bond formation especially between atoms from the perspective of orbitals and overlapping of orbitals. ठीक है, हाँ हाँ, आपको आयुष यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर भी अगर आपको नेगेटिव चार्ज डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वही तो मैंने बताया, आप क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज डाल सकते हो, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाओगे और तब भी 2 लोन पेयर रहेंगे, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल बी द सेम थिंग। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे फोकस करना। So this is something which is an evolution over the VSEPR theory, and it helps us understand not just the shapes of molecules like VSEPR theory did, but it will help us understand more details, finer details related to bond angles, bond length, bond strength, etc. regarding these covalent molecules that we are discussing. अब नोटिस करना, इसमें मैंने जैसे बताया आपको that this theory is based upon the knowledge of atomic orbitals, electronic configuration and overlapping criteria of atomic orbitals, right? So what this theory takes into account is that bond formation happens due to overlapping of atomic orbitals. Like electrons share हो रहे हैं एटम और एटम के बीच में, तो वो शेयरिंग कैसे हो रही है? How is that sharing happening? So that sharing is happening when these orbitals overlap with each other. तो इसमें अब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया है, SPDF ये तो आपने पढ़े ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को आता है, ये भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। आपने क्या नहीं पढ़ा है इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि कैसे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रही है। ठीक है, तो अब what I will do is focus or help you understand how this overlapping of atomic orbitals is to be done. Now what I'm doing is, again right now notice करना that जब हम overlapping of atomic orbitals के बारे में बात करते हैं तो इसमें
ठीक है, यहाँ पर मैंने इस चीज को इतना डिटेल में नहीं रखा है. When we are going to talk about overlapping of atomic orbitals, positive, negative and zero, like bonding, anti-bonding, non-bonding, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करता है. ठीक है, हाउएवर अभी इस वीबीटी में हम लोग सिर्फ बॉन्डिंग ओवरलैप्स के ऊपर फोकस कर लेंगे, जिनको हम पॉजिटिव ओवरलैप्स कहते हैं. एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग क्या होगा, अभी के लिए इन वर्ड्स को भूल जाओ. ठीक है, ये वर्ड्स अभी नहीं काम आएंगे. एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग आर समथिंग विच वी विल रेफर इन अनदर थ्योरी which is more evolved than valence bond theory, that is called as molecular orbital theory. We can't directly jump to molecular orbital theory, although it is the more accepted and more robust, more rigorous theory. We will not directly jump to that. We will follow the progression, how we did it in atomic structure. हम लोग पहले बोर्स मॉडल पढ़े, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़े. तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वीबीटी पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स समझेंगे और फिर हम लोग केपेबल हो पाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझने के लिए. ठीक है, हाँ बोलो. हेलो सर. हाँ सर, ये जो हमने क्वांटम नंबर्स का सर जो सिस्टम हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सर इट वाज ऑल बेस्ड ऑन assumption, नो सर. वी आर नॉट श्योर दैट सर वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली. सर ये ओवरलैपिंग वगैरह हम कैसे इतना सर्टेनली कह सकते हैं? हाँ, so okay, in fact what you can understand is that this experimental observation of bond formation helped us validate our understanding of quantum mechanical model. For example, जैसे let's say if I was to structure and discuss the structure of H2O with you, ठीक है, तो somehow you got the understanding that there is an octet rule. ठीक है, नोबल गैसेस को देखकर आपको समझ में आया that elements try to acquire the doublet or octet configuration to become stable. And you understood that चलो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो what will happen is that these atoms will share their electrons such that इनके doublet या फिर octet complete हो जाए, right? And this gave you an understanding कि ठीक है, इस तरीके से bond formation हो रही है. Right? You did not require an understanding of orbitals. You did not require an understanding of probability of finding electron. ऐसा कुछ नहीं लगा आपको. However, अब जब हम लोगों ने H2O का structure actual में observe किया, what we found is no matter where we go, tap water, river water, rain water, हमेशा H2O का structure ये bent दिख रहा है, linear नहीं दिख रहा. Like there is no explanation coming from our older understanding that ये इस तरीके से bent क्यों है. Like why is this angle around 104 degree, not something like 180 degree. तो ये explanation नहीं आ रहा है from our earlier theories. Now what happens is the quantum mechanical model comes and it talks about that around the nucleus of an atom, right, electrons are present in certain regions and those regions have directional character. S orbital तो spherically symmetrical हो गया, but p orbitals का directional nature है. ठीक है, d orbitals का directional nature है, right? So मान लो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट? किसी एक p में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 p में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड अब ओवरलैपिंग होनी है, हाइड्रोजन आना है. तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ रहा होगा,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शंस आएगा और ओवरलैप करेगा, ठीक है, तभी ये ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो पाएगी कि why it is not something which is linear, why is there a bent, ठीक है, बिकॉज जब हाइड्रोजन का एटम आके ओवरलैप कर रहा है ऑक्सीजन के ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन आके, तो अब समझ में आ रहा है ना दैट यहाँ पर अब मैं नोटिस करूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा बेंट शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, समझ में आया? तो when we talked about the quantum mechanical model of atom, of course किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है, ठीक है, nobody knows because nobody has seen an electron. However, the theory that we developed helped us explain real world observations, and like दोनों का combination से ही theory evolve हो रहा है ना. So there are so many observations that get explained by the quantum mechanical model of atom that we are right now believing in that model. कल को if there is a better model that comes up that is able to overcome any drawbacks of the existing model that we have, right, then we will work towards that model as well. ठीक है, हाँ, राइट, करेक्ट सार्थक, आपने एकदम सही यहाँ पर फ्लॉ पकड़ा है दैट ये वीबीटी का फ्लॉ है कि सार्थक ने मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करा सर यहाँ पर तो ये जो एंगल रहेगा ये तो 90 डिग्री रहेगा, आपने यहाँ पर 104 डिग्री एंगल बोला है, तो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, which is correct, which is a drawback of VBT, and that is when after VBT, like अगर हम लोग आज एंड तक पहुंच पाए तो ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा. ओह, लास्ट टॉपिक मैंने लिखा नहीं यहाँ पर. हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ VBT डिस्कस करेंगे एंड टू ओवरकम दैट वी विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन से, कैसे एक्सप्लेनेशन आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियस दिखता है ना ऋग्वेद, जैसे आपने ये मॉलिक्यूल को जब एनालाइज करा तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, आपको न्यूक्लियस की पोजीशंस दिखती हैं, तो न्यूक्लियस की पोजीशन से यू फिगर आउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. देयर आर दीज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स कॉल्ड एज MNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में नहीं है ये, बट there are ways, and उसमें the underlying premise is that you are able to locate the nucleus of atoms and understand molecules का shape. ठीक है, all right, now coming back, जैसा मैंने आप लोगों को बोला हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एसोसिएटेड न्यू अंडरस्टैंडिंग जो हमको डेवलप करनी है, विच इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एंड जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला दैट हमारा फोकस इन VBT विल बी ऑन बॉन्डिंग ओवरलैप्स, एंड प्राइमरीली टू स्टार्ट विद मैं SNP ऑर्बिटल्स के ऊपर ही फोकस करूंगा. ऑल्दो मैं D ऑर्बिटल्स के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया दूंगा, ठीक है, बट वी विल नॉट बी एबल टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ D ब्लॉक. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग SNP ब्लॉक के ऊपर ही फोकस करेंगे, तो हम लोग SNP ऑर्बिटल्स के ऊपर ही प्राइमरीली देखेंगे ओवरलैपिंग कैसे रहेगी. ठीक है, रुक जाओ हर्ष, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, लाइक वी आर गोइंग टू कवर दैट आगे ओनली. नाउ अब यहाँ पर नोटिस करना, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दैट हैपेंस between orbitals, we have two types of bond formations to start with. One is called as sigma bond and the other is called as pi bond. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले sigma bond के ऊपर फोकस करो. That sigma bond
is where we say that axial or head-on overlap of orbitals along internuclear axis happens. What is meant by internuclear axis? Line connecting the two nucleus. दो एटम हैं जिनके ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन दो एटम्स के जो न्यूक्लियस को कनेक्ट करती हुई लाइन है उसको हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहे हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अगर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। किस तरीके से इसका विजुअलाइजेशन रहेगा यहाँ पर नोटिस करना। सो एक एक करके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं अभी एकदम बेसिक एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि ये H2 मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होगा, एक H एटम और दूसरा H एटम आएगा, ठीक है, और उनके S ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, राइट। सो ये एक H एटम आया, ठीक है, ये दूसरा H एटम आया, राइट। ये इनके न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को कनेक्ट करती हुई लाइन को हम लोग बोल रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, राइट। एंड ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब कैसा रहता है, बिफोर ओवरलैप स्पिन्स कुछ भी हो सकते हैं, बट आफ्टर ओवरलैप, राइट, द स्पिन्स विल बी ऑपोजिट ओनली, ठीक है। तो टिपिकली आप यहाँ पर ओवरलैप करने के पहले दो जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट स्पिन में दिखा देते हो, ठीक है। तो ओवरलैप होने के पहले स्पिन्स चेंज हो जाते हैं विच रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो ये जो ओवरलैप हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, they will be attracted not just by their own nucleus but also the nucleus of other atom, ठीक है। and this is something which binds the two atoms together, ठीक है। हाँ, अभी के लिए आपको स्पिन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप कैसी भी स्पिन बना दो, लाइक आपको सेम स्पिन बनानी है तो बना दो, बिफोर ओवरलैप इट डजंट मैटर। आपको ऑपोजिट स्पिन बनानी है बिफोर ओवरलैप, बना दो, डजंट मैटर। बट आफ्टर ओवरलैप व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी इन अ बॉन्डेड मैनर, ठीक है, हम लोग इनको ऑपोजिट स्पिन में ही रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था एक सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ s एंड s ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग। काफी सिंपल एग्जांपल है। एक नेक्स्ट ओवरलैप समझो, ठीक है। नेक्स्ट ओवरलैप पे जाते हैं। p एंड p ऑर्बिटल का ओवरलैप रहेगा। एंड इसके लिए मेरे पास में आपके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए, इज अ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में एक F एटम रहता है और दूसरा F एटम रहता है, एंड इनका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है, राइट। तो ये कैसा रहेगा, ये फ्लोरीन एटम है एक, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, लाइक 1s2 2s2 एंड 2p5, एंड 2p5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये z एक्सिस है, ठीक है। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पर ये z एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो ये pz ऑर्बिटल, लाइक इट इज अलोंग द z एक्सिस, एंड ये दूसरे फ्लोरीन का भी pz ऑर्बिटल रहेगा, दूसरा फ्लोरीन एटम है उसका भी ये pz ऑर्बिटल रहेगा, और ये दोनों ऑर्बिटल्स, राइट, आपस में, राइट, यहाँ पे मैंने ऑपोजिट स्पिन में दिखा दिए, दैट्स ओके। सेम स्पिन में भी दिखा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो pz आर ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इससे हमारा ये अगेन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो एक सिग्मा बॉन्ड कौन सा था, एस एन एस ओवरलैप का, एक यहाँ पर पी एंड पी ओवरलैप का, और इसकी डेफिनेशन क्या थी, दैट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिस ओवरलैप इज हैपनिंग, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये फ्लोरीन है, ठीक है, इसके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, राइट, यहाँ पे मैं ऐसे रफ में ड्रॉ कर देता हूँ, ये लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, राइट, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, उसके भी लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाउएवर वो लोन पेयर्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज फॉर्मिंग बॉन्ड इज ये pz ऑर्बिटल एंड ये pz ऑर्बिटल, ठीक है, ये जब आपस में पास आ रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो लोन पेयर्स रिपल्शन शो करते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ पी एंड पी ओवरलैप, ठीक है। हाँ बोलो सुमित। सर हाँ सर इनका एस ऑर्बिटल्स का क्या होगा, मतलब वो भी होंगे क्या ओवरलैप? हाँ, तो गुड क्वेश्चन, इसलिए मुझे प्रसाद ने भी पूछा है कि विल पी वाई एंड पी जेड ओवरलैप एंड व्हाट विल हैपन। तो दैट इज वेयर मैंने आपको इसीलिए बोला था कि ये चीज जो होगी ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर ओवरऑल कंप्लीट पर्सपेक्टिव लेना होता है तो वी ऑल्सो डिस्कस एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप्स ऑल्सो। हाउएवर एक साथ तीनों समझना ना बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर। तो जो आपने बोला कि हाँ एस और एस का क्या होगा यहाँ पर, वैसे तो ये दोनों एस फुलफिल्ड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उनका ओवरलैप इज समथिंग विच विल पुट इन द नॉन बॉन्डिंग कैटेगरी, ठीक है। पी वाई और पी जेड का क्या होगा यहाँ पर, अगेन विल पुट इट इन द नॉन बॉन्डिंग कैटेगरी। यहाँ पर जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे वो तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। तो आपका एकदम थॉट प्रोसेस सही है कि होलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझना है तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग तीनों समझना चाहिए, बट वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही मैं आपको समझाऊंगा। अभी आई विल नॉट गो इनटू ऑल द थ्री इन डिटेल, एक साथ टू मच हो जाएगा अभी, इसीलिए आई एम जस्ट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द बॉन्डिंग ओवरलैप्स, द वंस विच आर लीडिंग टू बॉन्ड फॉर्मेशन, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल बन पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया मैंने, क्या डेफिनेशन था, एक्शन और हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स along internuclear axis. This is one type of overlap. अच्छा नाउ, अच्छा इसी में S और P का भी ओवरलैप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि S का S के साथ में होगा, P का P के ही साथ में होगा, S एंड P का भी ओवरलैप हो सकता है। सो यहाँ पर द थर्ड एग्जांपल विल बी HF का मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन एटम का S ऑर्बिटल फ्लोरीन एटम के P ऑर्बिटल के साथ में हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है, which is what we are going to again lead to or see as sigma bond formation, right? Maybe you are able to now visualize it by yourself कि कैसा दिखेगा S और P का overlap। तो यहाँ पर let's look into this, that how it is happening. So S and P overlap, यहाँ पर HF का एक S ऑर्बिटल है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन का एक S ऑर्बिटल है, और P का अगेन यहाँ पर से मैंने ये z एक्सिस, मेरी जनरल प्रेफरेंस z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस करने की रहेगी, तो यहाँ पर आई अगेन टुक द pz ऑर्बिटल ताकि ये अलोंग द न्यूक्लियस सॉरी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में आपको शो कर पाऊँ ओवरलैप कैसा रहेगा। तो ये एक s ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, एंड इनका ओवरलैप हो रहा है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, which is resulting in again a sigma bond formation. So this is between s and p orbital, ठीक है। ऑलराइट, सो आप लोगों को ये सिग्मा बॉन्ड समझ में आए कैसे हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है?
SS overlap, PP overlap and SP overlaps. ठीक है, अब next overlap समझना, which is called as pi overlap or called as pi bond. This is also called as, इसके अलग अलग नाम रहते हैं, lateral या फिर sideways overlap भी बोलते हैं. And इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, you will understand in a minute once I show you the visualization. So notice this second overlap between p and p orbitals. इसका सबसे सिंपल एग्जांपल रहेगा आपका O2 का मॉलिक्यूल. ठीक है, O2 के मॉलिक्यूल में आप नोटिस करना how this lateral or sideways overlapping which is perpendicular to the internuclear axis is going to look like. ठीक है, ये नोट पे मैं बाद में आऊंगा, पहले आप यहाँ पर P and P overlap के ऊपर फोकस करो. So O2 में if you remember the configuration, ठीक है, यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, एंड इनका कॉन्फ़िगरेशन इफ यू रिमेंबर वाज 1s2 and 2p4. यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन है, उसका भी 1s2 and 2p4 है. तो अब आप O2 में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा तो आप नोटिस करोगे अगेन ये z एक्सिस मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. ठीक है, तो इसमें जो ये pz रहेगा, ठीक है, वो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे pz को शो नहीं करा है बिकॉज सिग्मा ओवरलैप्स तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ. तो यहाँ पर ये एक तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द pz ऑर्बिटल्स. ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर, मेरा जो फोकस है आप लोगों को दिखाने का वो है, लेट्स से इफ दिस इज x एक्सिस. ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस को मैं x एक्सिस बोल रहा हूँ एंड ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं z एक्सिस बोल रहा हूँ. सो राइट नाउ ये जो वर्टिकल ऑर्बिटल है मेरा, ये कौन सा है, इसके लिए मुझे ब्लू इंक यूज करनी चाहिए, ये मेरा py ऑर्बिटल है. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, सॉरी px ऑर्बिटल, py नहीं, इसका ये px एंड इसका ये px. ठीक है, ये आपस में जब ओवरलैप कर रहे हैं तो मेरा, ठीक है, इनको पास आना पड़ेगा. ठीक है, इनके बीच में लैटरल ओवरलैप होगा. ठीक है, किस तरीके से दिखेगा, लाइक ऑल्दो मैंने ये पास लाके दिखाया है आपको, ठीक है, टू शो यू द ओवरलैप, बट ये जनरली दूर दूर रहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, एज कंपेयर टू सिग्मा ओवरलैप्स, एंड दैट इज द रीजन यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ये जो पाई ओवरलैप्स रहते हैं दे आर वीकर देन द सिग्मा ओवरलैप्स. ये मैं एक नोट आपको करके बताऊंगा एंड में जब हम लोग बात करेंगे, दैट ये जो पाई ओवरलैप रहेगा, अब ऑल्दो इतना पास पास नहीं आ रहे न्यूक्लियस, ये तो मैंने जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया कि न्यूक्लियस को इतना पास लाकर आपको पाई ओवरलैप दिखा दिए टू शो यू actual overlap, but it is not happening in this manner, right? What is happening is that nucleus are coming closer, sigma overlaps ज़्यादा strong हो रहे हैं, like ये जो black orbitals मैंने यहाँ पे show करे हैं pz और pz के, right? इनके बीच में sigma overlap रहेगा, but ये जो blue orbitals मैंने यहाँ पे show करे, इनके बीच में relatively weaker overlap रहेगा, but रहेगा. ठीक है, हाँ, so pi bonds are relatively weaker only. तो हाँ, बोलो सुनो. तो जिसमें एक्चुअल बॉन्ड रहेगा वो जब ओवरलैप रहेगा तो लाइक डिस्टेंस बहुत रहेगा ना, जो px ऑर्बिटल्स रहेंगे इनके बीच में, मतलब ओवरलैप कैसे करेगा वो? वीक रहेगा. सो उसमें see what you have to understand is when we talk about overlap, when you think about this visualization of overlap, what it means is that because of these atoms coming closer, now the nucleus of one atom will be able to attract the nucleus of the other, will be able to attract the electrons of the other atom. ठीक है, the nucleus of one atom will be able to attract the electrons of the other atom as well. And similarly,
लाइक दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग टिपिकली पाई ओवरलैप्स इस तरीके से शो करते हैं कि हाँ यहाँ पर ये पाई ओवरलैप हो रहा है इनके बीच में, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट एज गुड एज अ सिग्मा ओवरलैप। सो जो पाई बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ रहती है वो रिलेटिवली वीकर भी रहती है। वो डिटेल में आपको और दूंगा आगे जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ये जो मेरे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, px के, वो पाई बॉन्ड बना लिए। जो pz के हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स थे इन बोथ द ऑक्सीजन एटम्स, वो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। रहा सवाल ये py के, यहाँ पर भी फुल्ली फिल्ड py है, यहाँ पर भी फुल्ली फिल्ड py है, उनका ओवरलैप हम लोग बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग रहेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनके इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। हाँ, क्या क्या डाउट है इसमें बताओ, बोलो ऋग्वेद। विल द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग ओनली एग्जिस्ट इन ओवरलैप्ड रीजन? हाँ, उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी उस ओवरलैप्ड रीजन में बढ़ जाती है। दैट इज व्हाट वी कंक्लूड, दैट इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियस, वहां पर उन इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देन यश का डाउट है, ड्यू टू ओवरलैप्स डू ऑर्बिटल्स फ्यूज इनटू ईच अदर? वेल, I would not rather go in that kind of a visualization that orbitals fuse हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं। एक्चुअली में ऑर्बिटल्स का शेप क्या हो जाता है आफ्टर ओवरलैप्स is something which I will be covering in molecular orbital theory, ठीक है। अभी के लिए वो कॉम्प्लेक्सिटी में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ बिकॉज टू बी ऑनेस्ट जब ये ओवरलैप होता है, ठीक है, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ डिटेल में जाके, क्योंकि ये थोड़ा सा जब हम लोग प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ये कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एंड बाद में व्हाट वी विल टॉक अबाउट कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही डिटेल में जाऊंगा, बट अभी क्योंकि हम लोग लर्निंग कर्व पे हैं, we will want to keep things simple, so we'll not go here trying to visualize from the molecule का perspective, ठीक है। हाँ, right, so what I mean by overlap here is orbital of one atom and orbital of another atom, ठीक है, they are overlapping. What I mean by that is that उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बिटवीन द न्यूक्लियस, which results in a greater attraction between the atoms in the molecule, ठीक है। Now, हाँ, अब आपके दिमाग में डेफिनेटली ये सब डाउट्स आ रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले हर्ष यही डाउट किसी ने और ने भी पूछा था कि px और pz क्यों सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहे हैं या उनका ओवरलैप कैसा रहेगा। उनका ओवरलैप विल बी एज आई सेड इन द नॉन बॉन्डिंग कैटेगरी, ठीक है। राइट नाउ आई एम मेकिंग यू ओनली सी a certain perspective or a part of valence bond theory in which we are only looking or only focusing at overlaps which result in bond formation, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको s और s ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड बनते हुए बताया, p और p ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड बनते हुए बताया,
ठीक है, s और p ऑर्बिटल के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बनते हुए बताया, ठीक है। एंड फिर लैटरल ओवरलैप में मैंने p और p ओवरलैप के बीच में बॉन्ड बनते हुए दिखाया, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, a lateral overlap of s is not something which is again resulting in bond formation. So this is also something which is non-bonding, but again, because I don't want to focus on non-bonding here, that's why I've just written a note over here that s orbitals do not form pi bonds. So I've tried to keep it simple over here, that s orbitals के pi overlaps नहीं होते, s orbitals के हम लोग सिर्फ sigma overlaps ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं बताऊंगा विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट अभी के लिए आई विल कीप इट relatively easier for everyone, that we are only focusing right now on bonding overlaps in VBT, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया जिसमें you can see this lateral overlap happening in the molecule between px and px orbitals resulting in a pi bond, ठीक है, lateral और sideways overlapping resulting in a pi bond formation, ठीक है। all right. So यहाँ पर इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में दिखा दिया है। हाँ, नहीं, एस एन एस का जो ओवरलैप रहेगा उसको हम एक्शियल ओवरलैप ही बोलेंगे, उसको हम लोग परपेंडिकुलर ओवरलैप नहीं बोलेंगे। सो दैट्स नॉट अ पाई ओवरलैप। ये जो एस और एस का ओवरलैप है प्रसाद, दिस इज नॉट अ लैटरल ओवरलैप, दिस इज एन एक्शियल ओवरलैप ओनली, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैप बोलेंगे इसको। अब इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है? बिकॉज एस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो इसमें आपको लाइक एक्शियल और लैटरल के बीच में अंतर नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्शियल ओवरलैप ओनली। नाउ तो ये O2 का बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि PZ के बीच में, राइट, यू कैन थिंक ऑफ ये इसका PZ और PZ ऑर्बिटल था, ये आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। एंड PX एंड PX जो था ये आपस में लैटरल ओवरलैप कर रहा है टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर यू नो दैट ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे समझ में आ रही है दैट डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो इन अ डबल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। अगर आप N2 का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, right, and if you will study structure you will understand that it has a triple bond consisting of one sigma and two pi bond। किस तरीके से चाहिए तो हम लोग एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं in trying to understand the structure of how overlapping is happening in N2, ठीक है। एक बार आप लोग कोशिश करो, ट्राई करो, इफ यू आर एबल टू पुट सम थॉट बिहाइंड कि N2 में ओवरलैप कैसा हो रहा है ऑर्बिटल्स के बीच में। फिर मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा।
नहीं, इसके ऊपर आई एम आस्किंग यू टू थिंक कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड हैज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। जैसे O2 में यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया दैट O2 के अंदर डबल बॉन्ड विच कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई, N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई रहेगा। तो उसका विजुअलाइजेशन क्या आप कर पाओगे? All right, so if you have taken an attempt, then let me help you with the structure. Let me help you with understanding that overlap. हाँ, all right, तो ये उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। यहाँ पर आप नोटिस करो एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, राइट? 1s2, 2s2 एंड 2p3, राइट? तो ये एक नाइट्रोजन है। वैसे ही दूसरा भी, उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? 1s2, 2s2, राइट? ये 2s का, ये 2p है, ठीक है? ये भी इसका 2s है, इसका भी 2p रहेगा, राइट? एंड ये सब हाफ फिल्ड वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे इसी को, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को अगेन ये ये px है, ठीक है? ये 2pz था, ठीक है? तो ये along the internuclear axis, right, this is the, you can say the sigma overlap, ठीक है? ये pz के बीच में, ठीक है? Between pz and pz you have the sigma overlap. Between say px and px, right, you have this pi overlap, and between py and py you have another pi overlap. ठीक है? नहीं, आपकी चॉइस है, आपको चाहिए तो आप x के भी अलोंग कर सकते हो, y के भी अलोंग कर सकते हो सिग्मा ओवरलैप। ये जस्ट प्रेफरेंस है मेरा कि मैं z को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ट्रीट कर रहा हूँ। इन मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स z को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ट्रीट करा जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो, कन्वेंशन चेंज करना है, कन्वेंशन है तो कन्वेंशन चूज किया हुआ है, बट आई एम exposing you to the common convention that Z is considered as the internuclear axis. So ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? All right, and hence these statements which I wanted you to read also, that a single bond when we are talking about, that will be a sigma bond only, ठीक है? स्टैंड अलोन पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो पाई बॉन्ड्स जो हैं they are formed in addition to the sigma bonds, because pi bonds में as you can see the extent of overlapping in case of pi bonds is less, तो pi bonds weaker रहते हैं। तो पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं और सिग्मा बॉन्ड के एडिशन में पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर we took the example of a double bond also, उसमें we saw that a sigma and a pi bond is getting formed, and in N2 का example we saw a sigma triple bond है जिसमें एक sigma और 2 pi bonds form हो रहे हैं, ठीक है? So this leads to us with an understanding of how bonding is going to be happening and how our thought process is going to now shift from single, double, triple to sigma and pi,
ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल भूलेंगे नहीं अपन, ठीक है, वो लुईस स्ट्रक्चर तो अपने बेसिक्स रहेंगे, बट उसमें अब ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, उनका सिग्मा रहेगा या पाई रहेगा, वो अंडरस्टैंडिंग अब हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ क्विक समरी यहां पर नोटिस करना, ठीक है, अगर यहां पर आपका बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा नो पाई, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, अच्छा, डेटिव रहेगा तो क्या, व्हाट विल बी कॉल्ड डेटिव? एनी गेस? hybrid of sigma and pi. I like that answer. Actually, man, okay, if you ask me, it can be treated as sigma or pi. We will be, अब यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। डेटिव अगर स्टैंड अलोन प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना कि NH4+ का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, सो NH4+ में आप नोटिस करोगे लाइक स्टैंड अलोन प्रेजेंट है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, जो डेटिव बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको अब हम सिग्मा की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, बट अगर लेट्स से जो ये डेटिव बॉन्ड है इट इज प्रेजेंट विद अनदर बॉन्ड लाइक सिंगल बॉन्ड, जैसे ये वाला एग्जांपल था आपका, ठीक है, HN3 वाला एग्जांपल था, राइट, तो इसमें ये HN डबल बॉन्ड, देन ये डेटिव बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड, राइट, तो इसमें अब आपको डेटिव बॉन्ड को सिग्मा की तरह ट्रीट करना है या पाई की तरह करना है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ऊपर यहां पर क्या था, ऊपर दिस वाज अ सिंगल बॉन्ड ओनली, है ना, तो सिंगल बॉन्ड है अगर, तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट ये सिग्मा ही कहलाएगा। ठीक है, यहां पर जब ऐसे ये साथ में है तो क्या ये यहाँ पर दिस इज एक्चुअली अ डबल बॉन्ड बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब एक सिग्मा है और एक पाई है, किसको सिग्मा किसको पाई, ये फ्रीडम है, ऐसा कोई चॉइस ही नहीं है कि इसको सिग्मा उसको पाई बोलेंगे, आप किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? ऑलराइट, हाँ मैं दिखाऊंगा ना, ओवरलैप दिखाऊंगा अभी मैं आपको थोड़ी देर में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वुड वांट टू सी एन ओवरलैप का एग्जांपल ऑफ अ डेटिव बॉन्ड, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के बाद में दिखाता हूँ यश एंड सुमित, आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले आप एक बार मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखाओ ऑफ काउंटिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे C2H4 का एग्जाम्पल है, तो C2H4 के एग्जाम्पल में
आप लोएस्ट स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो कि कितने सिग्मा कितने पाई रहेंगे, राइट। तो कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन है सब सिंगल बॉन्डेड है, वो सब सिग्मा है, और जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, ठीक है। तो 5 सिग्मा 1 पाई है, ठीक है। ये HN3 का जो मॉलिक्यूल है, इसमें बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? राइट प्रसाद, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है इसका, 3 सिग्मा एंड 2 पाई है, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, ये दूसरा भी जो है डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई है। अब किसको सिग्मा किसको पाए ये आपका चॉइस है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, दूसरा कैनोनिकल फॉर्म में भी आप सोच सकते हो, दूसरे कैनोनिकल फॉर्म से भी आपको डेफिनेटली सोचने का आंसर आएगा। हाँ, तो उसमें भी आप सिग्मा पाई से आंसर कर सकते हो। एक्चुअल में तो जो रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर हैं जिनमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें ओवरलैपिंग सॉरी उसमें सिग्मा पाई की काउंटिंग नहीं करते हाइब्रिड वाले स्ट्रक्चर्स में, ये तो कैनोनिकल फॉर्म्स में ही हम लोग सिग्मा पाई की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये H है, एक्चुअली ये N नहीं है, ये H है ना। अब नोटिस करना यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल चलो ओजोन में बताओ, ओजोन में कितने सिग्मा कितने पाए? ओजोन के मॉलिक्यूल में तो सबसे पहले लो स्ट्रक्चर बनाओ ओजोन का। ऑफ कोर्स वो ट्रायंगल वाला मत बनाना, वो मैंने आपको मना किया था, वो गलत है, राइट। तो ओजोन में कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है। एंड मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि मैं आप लोगों को इसमें ओवरलैप्स के बारे में भी दिखा सकूं। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें अब आप नोटिस करोगे किस तरीके से ओवरलैप्स रहते हैं, राइट। इसमें डबल बॉन्ड और ये डेटिव बॉन्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट यू गॉट द काउंट वाज सिग्मा 2 रहेंगे और पाई आपका 1 रहेगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। और ये डेटिव बॉन्ड है, और ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग सिग्मा की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। नाउ समटाइम्स, अब जैसे आप लोग नोटिस करोगे, वैसे एक्चुअली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको और भी ओवरलैप्स बता सकता हूँ। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो राइट, इसमें वही मैं भी वही सोच रहा हूँ, बिकॉज इसमें अगर हम रेजोनेंस का ड्रॉ करेंगे तो डीलोकलाइजेशन में वी विल हैव टू टेक द पाई ओवरलैप्स, बट कैनोनिकल फॉर्म में हम लोग इसमें
एक्चुअली में एक सिग्मा एक पाई रुको एक मिनट ना। इसमें कैनोनिकल फॉर्म में तो फिर मैं इसका sp2 हाइब्रिड ही लूंगा और फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर ही माना जाएगा कैनोनिकल फॉर्म में। हाँ, कैनोनिकल फॉर्म में तो मुझे इसमें इसको सिग्मा की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसमें हम लोग पाई ओवरलैप्स लेंगे। ठीक है, जब हम लोग बट मैं आपको एक्चुअली अभी वो रेजोनेंस वाला पार्ट बताना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब ये बाद में है नोट्स में, बट एक्चुअली ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल फिर आपके लिए दिक्कत ही देगा। ये वाला एग्जाम्पल को रहने दो, ये वाला एग्जाम्पल में आपको रेजोनेंस के साथ में ही समझाता हूँ मैं। ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस में आप सिग्मा और पाई का प्रैक्टिस कर लो। चलो ये CCN4 में एक बार प्रैक्टिस कर लो कि कितने सिग्मा कितने पाई। CCN4 का लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ 4 हाइड्रोजन से मीथेन होता था, तो मीथेन में इंस्टेड ऑफ 4 हाइड्रोजन व्हाट यू हैव इज 4 CN ग्रुप्स। तो उसका लोएस्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो एंड फिर उसमें टेक अकाउंट ऑफ सिग्मा एंड पाई। हाँ नहीं लक्ष्मी आपका गलत है, शुभम हाँ आपका सही है, नहीं कुशल आपका भी सही नहीं है। हाँ तो C और N के बीच में ये बॉन्ड रहेगा ना, देखो कैसा आ रहा है ये इसका लो स्ट्रक्चर। हाँ 8 सिग्मा एंड 8 पाई बॉन्ड्स इज द करेक्ट आंसर। यू कैन काउंट, कार्बन कार्बन के बीच में तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, बट कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है, तो यहाँ पर व्हाट यू गेट इज 8 सिग्मा एंड 8 पाई बॉन्ड्स। हाँ ठीक है, हाँ 2 पाई बॉन्ड्स इन ईच CN ग्रुप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही, फिर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ठीक है, हाँ होमवर्क भी मैं आपको ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, आई विल सेंड इट ओवर द ग्रुप ओनली एंड वो जो कवर अप है स्टूडेंट्स का उसके बारे में आई विल सेंड अ मैसेज अक्रॉस। ठीक है, हाँ हाँ ग्रुप पे आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप ओनली। गैसियस स्टेट का मैं ग्रुप पे एक्सप्लेन करता हूँ, आई विल बी शेयरिंग लिंक्स विद यू टू वॉच एंड अकॉर्डिंगली हम लोग फिर होमवर्क करेंगे।
बोलो पृथ्वीराज। सर एक्चुअली सर यूडियोमेट्री के बाद ना सर सर बाकी के सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस इतना भाग रहा था सर, एमटी के लिए था ऐसा। यूडियोमेट्री के बाद गैसियस स्टेट कुछ नहीं हुआ है सर। और अभी फिलहाल सर मैं मतलब जो भी करंट सिलेबस चल रहा है उस पे फोकस कर रहा हूँ सर। मेरा गैसियस स्टेट का बैकलॉग वैसे ही पड़ा है। ठीक है। तो सर क्या मतलब सर अभी क्या बॉन्डिंग होने तक वेट करूँ या नहीं किसी? मतलब देखो, आपका करंट टॉपिक तो नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है, विदाउट फेल यू शुड अंडरस्टैंड दैट, और करंट टॉपिक इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब जैसे गैसियस स्टेट का आपका बैकलॉग रह गया है, राइट, तो उस बैकलॉग वाले पार्ट को, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि अभी जब आपका एमटी के बाद वाला वीक चल रहा था तो उसमें यू शुड हैव कवर्ड अप ऑन दैट बैकलॉग, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डाउट्स हैं, उन सबको आपको सॉर्ट करना चाहिए। अब लेकिन आपने एमटी के बाद वाले वीक का क्या करा यूज? सर मैं मैथ्स का और जो फिजिक्स के मेरा बहुत बचा था सर, फिजिक्स का सबसे ज्यादा बचा था। हाँ, तो आपका प्रॉब्लम देखो यही रहेगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचोगे कि मेरा टेस्ट आने वाला है तो मैं टेस्ट के लिए फोकस करूं, और आपने वही करा होगा, मतलब जब टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहे होंगे तो टॉपिक वाइज टेस्ट्स में लाइक यू वुड हैव गिवन अप ऑन एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन क्लासेस, एंड यू वर लाइक कि टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहा है संडे को, तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से बैठ जाते हो कि उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन करने में। नो सर बट आई डिड दिस फॉर एमटी सर। बट एमटी के लिए तो लाइक ऐसा है ही नहीं ना कि यूडियोमेट्री वाले पार्ट के बाद वाला पार्ट, मतलब एमटी के आप मान लो यूडियोमेट्री वाज 3-4 वीक्स बिफोर ये एमटी। सर हाँ सर, तो वो तैयारी करते करते सर उतना पार्ट सर मैंने नहीं किया, मैं बोल रहा था मैंने नहीं किया। हाँ, तो अब आपके पास में ऑप्शन यही है ना कि आपको उसके बाद के अब लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप उनको देखो, और उनको देखने के बाद में डिस्कस करो उसमें से क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं आई, कुछ डाउट्स रह गए, कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे, तो वो सब तो करने ही पड़ेंगे ना। अब आपको वो एफर्ट तो आपको पैरेलल में करना पड़ेगा। एंड आपको अगले एमटी की डेट मिल गई है, मिड जनवरी में है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करोगे। You wouldn't wait for this topic to get completed before the next MT, यस सर। right? यस। हाँ, बोलो सर। सर कैसे स्टेट चालू होगा तो सर हम लोग ऐसा मतलब जैसे बॉन्डिंग करें वैसे ही कंटिन्यूअसली मतलब स्लो स्लो सीखेंगे कि आप कवरिंग लेक्चर्स मतलब वीडियो लेक्चर्स भेज के वो सब करोगे? हाँ, कवरिंग लेक्चर्स में आप लोगों के साथ में मैं पुराने जो रिकॉर्डिंग्स है वो शेयर करूँगा, एंड उसी का मैं वही प्लान बना रहा था दैट अभी आपके पास में 6 वीक रहेंगे बिफोर द नेक्स्ट एमटी, राइट। तो हर एक वीक में एक टारगेट रहेगा कि इतने लेक्चर्स आपको देखने हैं और उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं from the booklet, and then when we will have the live Zoom sessions, in those sessions we will then discuss doubts, conceptual as well as numerical, क्योंकि अभी लाइक उस स्पीड पे, जिस स्पीड पे पहले गैसियस स्टेट कराया गया है, उसी स्पीड पे अगर मैं कराऊंगा तो फिर अपना सिलेबस हो नहीं पाएगा, गैसियस स्टेट का आपका कवर अप ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स चल रहे हैं, एक बॉन्डिंग का चल रहा है और एक ऑर्गेनिक का चल रहा है। यस सर। तो आपको हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत रहेगी so as to cover up the gaseous state का चैप्टर। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर, वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास।